हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फाइलम एस्के हेलमिंथ. So we will be studying the general characteristic of the phylum and practicals related to this phylum. Before we have already completed phylum Coelenterata, phylum Porifera, phylum Platyhelminths. इनके आपने general characters और specimens, slides और file work को study किया है. तो आज हमारा टॉपिक, आज हमारा फाइलम एस्के हेलमिंथ है. इसे पहले निमेटोडा भी कहा जाता था और नीमा का अर्थ होता है थ्रेड. तो जैसे आप नीचे के डायग्राम में देख रहे हैं, धागे जैसा ये क्रमी है. तो धागे जैसा होने की वजह से ही इसको हमने नाम दिया है थ्रेड वॉर्म्स या निमेटोडा. ऊपर के दोनों चित्र यदि आप देखें तो यदि हम इनका अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन काटें, तो हमें ये राउंड दिखाई देंगे, गोल. इस वजह से इनका एक अन्य नाम राउंड वॉर्म्स या गोल क्रमी भी है. तो जो फाइलम एस्के हेलमिंथ हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रेड वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स. नाउ before moving to the specimen studies, let's study the general characteristic of the phylum. जो वर्गीकरण के आधार के बेसिस पर हम बात करते हैं, तो जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं. प्लेटीहेलमिंथ से शुरू हुआ था ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, जो अब और अधिक विकसित हो गया फाइलम एस्के हेलमिंथ के अंदर. तो यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, सभी क्रमी जो हैं, सभी एस्के हेलमिंथ, दे शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अंग तंत्र कोटि जो है यहाँ बन गई है. द्विपार्श्व सममित होंगे, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. त्रिजनस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, फिर उसके बाद मीजोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म का निर्माण हो गया है. लेकिन सिलोम जो है, अभी वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती. यहाँ पर सूडो सिलोम है, कूट देह गुहा. लेकिन एक एडवांसमेंट है. आपने प्लेटीहेलमिंथ और उससे पहले जो है सिलेंट्रेट्स, उनमें ए सिलोम कंडीशन पड़ी थी, ए सिलोमेट थे. अब यहाँ पर सूडोसिलोमिक कंडीशन आ गई है. तो वर्गीकरण के आधार के बेसिस पर यदि हम बात करते हैं, तो जो भी आदि जीव यहाँ पर रहा होगा, उससे हमारे पास कोशिकाओं का ढीला ढाला संगठन वाला पैराजोआ समूह बना. पैराजोआ के अंदर हमारे पास फाइलम कौन सा था, पॉरीफेरा. फिर इसके बाद ऊतक तंत्र का निर्माण, ऊतक का निर्माण हुआ. ऊतक संगठन आने पर जो है, उसके अंदर फिर हमने सममिति के आधार पर उसे बांटा, और ये सममित जो थे वह आ गए फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, और फिर द्विपार्श्व सममित. द्विपार्श्व सममित के बाद हमने कहा कि इसके अंदर अगुहा है, कूट देह गुहा है या वास्तविक देह गुहा है. आइदर दे आर ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट. तो ए सिलोमेट जो थे वह थे प्लेटीहेलमिंथ्स, और अब हमारे पास आ गए सूडो सिलोमेट यानी कि राउंड वॉर्म्स. तो इस तरह से ग्रेजुअली वी आर मूविंग अहेड इन द इवोल्यूशन. एडवांसमेंट हो रहा है. दे आर बायलेटरली सिमेट्रियल, द्विपार्श्व सममित यह जीव हैं. इनके अंदर कूट देह गुहा होती है, और कूट देह गुहा में द्रव भरा हुआ रहता है. यह द्रव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से इसे द्रव स्थितिक कंकाल, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मिलता है, जिससे यह अपने अंदरूनी जो भाग हैं उनको दृढ़ता से या उनको दृढ़ता प्रदान कर सकता है. तो हाइड्रोलिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सूडोसिलोमिक कैविटी. ये देखिए, इस तरह से ये नीले रंग का जो हमने यहाँ पर बता रखा है, यह द्रव है जो इसके कूट देह गुहा सूडोसिलोम में भरा हुआ है. बाहर की तरफ आप एपिडर्मिस देख रहे हैं, यहाँ आप एंडोडर्मिस की आहार नाल देख रहे हैं. कुछ मीजोडर्म के जो अंग बने हुए हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं. और शरीर योजना जो है वह ट्यूब इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है. अब फिर एक एडवांसमेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपने पॉरीफेरा के अंदर पढ़ा था सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, कोशिका समूहन योजना. फिर
सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिंथ दोनों संघ में क्या था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अंधनाल योजना, जिसमें शरीर में एक ही ओपनिंग होती थी, माउथ होता था, किंतु एनस या गुदा नहीं पाई जाती थी। अब पहली बार यहाँ पर पूर्ण आहार नाल बन गई और इस तरह से यहाँ पर ट्यूब इन अ ट्यूब जो शरीर योजना है उसका विकास हुआ। ये कई प्रकार के जीव हैं, विश्वव्यापी हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। यह सबसे बड़ा संघ है जो मृदा में जमीन के अंदर पाया जाता है, लार्जेस्ट फाइलम इन द सॉइल। वैसे ध्यान रखना है, द लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं मिट्टी के अंदर जो भी कृमि होते हैं वो मिट्टी से फैलते हैं या मिट्टी के अंदर होते हैं, और न केवल ये मानव के लिए बल्कि कई पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जड़ के अंदर कृमि प्रवेश कर रहा है और पौधों में रोग का विकास कर रहा है। यह तंबाकू की जड़ों में रूट नॉट डिजीज़ मेलॉइडिग्ना इनकॉग्निशिया से होती है। और न केवल पौधे बल्कि जंतु, जैसे आप ग्रास हॉपर देख रहे हैं, या मुक्त रूप से भी कुछ एक परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा संघ है जो स्थलीय, जलीय, लेकिन अधिकांश इसके सदस्य जो हैं वो परजीवी हैं, पैरासिटिक हैं। और अगर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं तो इनका पोषण भी अलग अलग प्रकार का होगा। अधिकांश इसमें सूक्ष्मदर्शी हैं, छोटे हैं, लेकिन विविध आकार भी पाया जाता है। जैसे एस्केरिस जो है वो कई सेंटीमीटर लंबा होता है, और जो गिनी वर्म है, नारू कृमि है, वह कई मीटर तक लंबा हो सकता है। लेकिन पिन वर्म है, हुक वर्म है, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो विभिन्न आकार प्रकार के यह पाए जाते हैं। अगर इनके शरीर को आप ढंग से देखें, जैसे ये मैंने चित्र लगा रखा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, तो आप इसमें पाएंगे कि इसके ऊपर खंड नहीं है, यानी यह नॉन मेटामरिक या नॉन सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो बाहरी क्यूटिकल पे ज़रूर अनुप्रस्थ धारियाँ आपको दिख जाएगी, लेकिन जैसे ये यहाँ पर जो है बारीक बारीक बिल्कुल पतली धारियाँ उपस्थित है, लेकिन खंड जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं पाई जाती। देहभित्ति सिंशियल, सिंशियल का अर्थ हुआ एक ही कोशिका किंतु उसमें कई केंद्रक हैं, या कोशिकीय एपिडर्मिस होगी, और बाहरी सतह पर बहुत ही दृढ़ क्यूटिकल पाई जाएगी। जो क्यूटिकल है वह स्क्लेरोप्रोटीन्स की बनी है। एक अन्य विशेषता ये है कि त्वचा के नीचे इसमें अनुदैर्ध्य पेशियों के 4 बंडल्स पाए जाते हैं। देयर आर 4 बंडल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बट देयर इज़ नो सर्कुलर मसल। इस कारण से यह गतिशील या गति नहीं कर पाता। देखिए ये इस प्रकार से इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बंडल्स हैं, 1 2 3 4 4 बंडल्स हैं, और इनके यहाँ पर तंत्रिकाएं जो हैं इसको कंट्रोल करती हैं। यही बंडल्स आप इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन पेशी की क्रिया के लिए एक एंटागोनिस्टिक उसमें होना आवश्यक होता है, तभी यह सही प्रकार से काम कर पाएगा। किंतु यहाँ एंटागोनिस्टिक मसल, सर्कुलर मसल नहीं होने की वजह से यह सरल गति ही कर पाता है, जो एक प्रकार से रिगलिंग मूवमेंट है, यानी जैसे आम तौर पे कृमि करते हैं, कृमि की गति उस प्रकार से होगी। ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पूर्ण आहार नाल है। पूर्ण आहार नाल का अर्थ हुआ कि इसके अंदर मुख और गुदा उपस्थित है। हालांकि कुछ जीवों में गुदा के स्थान पर अवस्कर, क्लोएका इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एनस। क्लोएका एक सामान्य ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग होती है, जिसमें उत्सर्जी नाल, आहार नाल और जनन ग्रंथ वाहिनी खुलती है। तो 2-3 मिलकर एक साथ जो है वो बाहर खुल रही है, जैसे आपने नर एस्केरिस में पढ़ा है। इसके आहार नाल सरल है क्योंकि अंतः परजीवी है, पचा पचाया भोजन या आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन लेता है, लेकिन उसको चूसने के लिए इसमें ग्रसनी, फेरिंग्स या ईसोफेगस बहुत अधिक विकसित, विशिष्ट एवं पेशीय मस्कुलर होती है, ताकि भोजन को भीतर की तरफ
चूसा जा सके। इसलिए अपन कह रहे हैं कि फेरेंक्स इज हाईली मस्कुलर एंड हाईली स्पेशलाइज्ड टू सक अप द फूड दैट इज प्रेजेंट अराउंड इट। एक्सक्रीशन के लिए भी कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। कुछ बड़े आकार की कोशिकाओं से मिलकर एच आकार का एक उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। यह बड़ी कोशिकाएं जाइंट सेल कहलाती हैं। इनमें कुछ रेनेट सेल से विकसित होती हैं। तो एच आकार का उत्सर्जी तंत्र इनमें से अधिकांश सदस्यों में पाया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एस्केरिस का डिसेक्शन का चित्र है, जिसके अंदर जो इसके पूर्व अपन ने देखा था कि यहाँ पर ये दो जो लेटरल कैनाल्स हैं, यही लेटरल कैनाल डिसेक्शन में और क्लियर हो जाती है। इसे यदि आप देखें तो हमारे पास ये एक्सक्रीटरी कैनाल जो है, लेटरल एक्सक्रीटरी कैनाल, ये दोनों साइड में है। और जैसा मैंने कहा कि भाई ये जो है इसका फेरिंग्स है। आप इसमें रंग में अंतर देख सकते हैं। रंग में अंतर इसलिए है, द डिफरेंस इन कलर इज़ बिकॉज ऑफ द मस्कुलेचर। बहुत ही ज़्यादा सघन यहाँ पर पेशियाँ उपस्थित हैं। तो उत्सर्जी तंत्र की बात कर रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसमें कैनाल्स होती हैं, लेटरल कैनाल्स हैं। बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम एच आकार की रेनेट सेल या जाइंट सेल कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य जो है परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तंत्रिका तंत्र प्लेटीहेल्मिन्थ्स की तुलना में विकसित है, किंतु एनेलिडा की तुलना में कम विकसित है। इसके अंदर पुनः तंत्रिका वलय और तंत्रिकाओं का जाल सामान्यतया जो ग्रसनी के ऊपर या ग्रसिका फेरिंग्स या ईसोफेगस के ऊपर नर्व रिंग पाई जाती है, उनसे 8 तंत्रिकाएं आगे और 8 तंत्रिकाएं पीछे की ओर चलती हैं। और यह तंत्रिकाएं अलग अलग लूप बनाकर, पाश बनाकर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो लूप्स हैं, ये लूप बनाकर एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। और ये बीच में गहरा जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये नर्व रिंग का है। तो नर्व रिंग के ज़रिए यहाँ पर जो है, ये बीच में नर्व रिंग है। 8 तंत्रिकाएं आगे की तरफ होती है, 8 पीछे की तरफ होती हैं, और ये आपस में ट्रांसवर्स रिंग्स के ज़रिए जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से दिखने में जटिल है, किंतु है सरल। और कोशिकाओं, तंत्री कोशिकाओं की संख्या भी इसमें निश्चित रहती है। ये निमेटोडा का एक अन्य लक्षण है कि इनके अंदर एक विकास के बाद, लार्वल परिवर्धन के बाद, शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग निश्चित हो जाती है। जैसे एस्केरिस में आप पढ़ेंगे, लगभग 162 न्यूरॉन्स का ही तंत्रिका तंत्र बना होता है, जिसके अंदर कोई विशेष अंतर बाद में नहीं आता है। संवेदी भाग कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आगे की तरफ स्पर्शक नुमा संरचनाएं हैं, या ओष्ठ के ऊपर ये जो गोल बिंदु आपको दिख रहे हैं, यह एम्फिड्स हैं। तो इस प्रकार से यह जो है स्पर्श संवेदी टैंगो रिसेप्टर या जो टेक्टो रिसेप्टर्स हैं, एम्फिड्स या पिट्स जो पाए जाते हैं वो कीमो रिसेप्टर्स हैं। यह जैसे एस्केरिस का क्लोएका है, क्लोएका के आगे आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ये प्री क्लोइकल या प्री एनल पेपीला अंकुरक हैं। इसी तरह से यहाँ पर पोस्ट एनल पेपीला या पोस्ट क्लोइकल पेपीला पाए जाते हैं। यह आप हुक वर्म में भी देखेंगे, पिन वर्म में भी देखेंगे, कई अन्य वर्म्स के अंदर यह नर के अंदर पाए जाते हैं। तो कई प्रकार के संवेदी संरचनाएं हैं, जिनमें स्पर्शक, अंकुरक और टच एंड कीमो रिसेप्टर्स जैसी चीज़ें उपस्थित होती हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर भी जो ओष्ठ है, ओष्ठ के पास 3 दांतनुमा संरचनाएं हैं, जिनसे यह परपोषी की भित्ति के साथ जुड़ा रहेगा। और बाकी चारों तरफ जो दानेदार संरचनाएं हैं, वह संवेदांग हैं इसके। अलैंगिक प्रजनन सामान्यतया नहीं पाया जाता, और नर तथा मादा पृथक होते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी डायोशियस हैं। और मादा का जो आकार है वो नर की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। नर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पश्च भाग है, ये नर का पश्च भाग मुड़ा हुआ है।
यह इनको विभेदित कर सकता है, यानी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। मादा बड़ी होगी, मोटी होगी और सीधी होगी, लेकिन नर छोटा होगा, पतला होगा और इसका पश्च भाग मुड़ा हुआ रहेगा। मैथुन के लिए इसके पश्च भाग में हमें 2 पीनियल सीटी, पीनियल शूक भी मिलेंगे। और साथ ही साथ एक पॉइंट अपन ने पहले भी बात करी है कि मादा के अंदर एनस अलग से खुलता है, गोनोपोर उसका अग्र भाग में होता है, अग्र मध्य भाग में होता है। नर के अंदर जो है अवस्कर या क्लोएका पाया जाता है और क्लोएका में ही उसके जनन छिद्र होते हैं। एक अन्य अंतर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, ये फीमेल है। तो फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 2 ओवरीज हैं, डायडेल्फिक। ये बारीक धागे नुमा जो संरचना है वो ओवरी है, उसके आगे ओविडक्ट है, फिर यूटरस लाइक संरचना है और फिर इसके बाद कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना टाइप संरचना है। तो 2 ओवरी होने के कारण इसे डायडेल्फिक कह रहे हैं। लेकिन अधिकतर नर के अंदर यदि आप देखें तो यहाँ पर एक ही वृषण है, उसके आगे जो है फिर से माइनल वेसिकल्स और अन्य भाग आ जाएंगे, बहुत सा डिफरेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक वृषण है, एक टेस्टीज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोएडेल्फिक। तो रिप्रोडक्टिव ऑपरेटस में भी डिफरेंस है। मादा के अंदर 2 अंडाशय और उनसे संबंधित डक्ट्स हैं, क्योंकि इनमें प्रजनन की बहुत अधिक क्षमता होती है। अंतः परजीवी होने के कारण यह एक प्रकार का परजीवी अनुकूलन है। इट इज़ एन पैरासिटिक एडेप्टेशन, इट इज़ अ पैरासिटिक एडेप्टेशन टू हैव अ हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है ताकि अपने चांस को बढ़ा सके नेक्स्ट होस्ट में पहुंचने के लिए। देखिए हमने फीमेल को डिसेक्ट किया है इसमें, तो फीमेल के जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बारीक जो पोर्शन है यह ओवरीज हैं। ये इसके आगे पतली जो है वो ओविडक्ट्स आ जाएगी, फिर यह जो है इसका यूटेराइन डक्ट आ जाएगा और फिर कॉमन जो डक्ट है वह वेजाइना जो इधर मध्य अधर भाग में खुल रही है। ये इस प्रकार से जो एनलार्ज्ड व्यू है, ये भी फीमेल के अंदर पतली डक्ट्स जो आप देख रहे हैं, यह ओवरी, फिर आगे यूट्रस और ये मोटे वाले जो हैं ये यूटेराइन पोर्शन है। फिर दोनों यूट्रस आपस में जुड़कर जो है वेजाइना और अंततः ये बाहर की तरफ जेनाइटल एपर्चर से खुल जाते हैं। नर के अंदर कंपैरेटिवली सिंपल अपरेटस है, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक ही वृषण होगा, मोनोएडेल्फिक है। उसके आगे की तरफ आप देख रहे हैं कि जो वॉस डिफरेंस है, फिर से माइनल वेसिकल्स हैं और मैथुन के हिसाब से यहाँ पर 2 शूक पाए जाते हैं और अंतःनिषेचन होगा। शूक की सहायता से मादा के जननांग को खोला जाएगा और अंदर जो है इनमें गैमीट्स मुक्त किए जाएंगे। निषेचन होलोब्लास्टिक है, यानी पूरा अंडा जो है वो विभाजित होता है और सर्पिल प्रकार का विदलन होता है, स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज का मतलब ये हुआ कि जो कोशिकाओं की ऊपरी वलय है और निचली वलय है वो एक दूसरे के थोड़ा परपेंडिकुलर व्यवस्थित हो जाएगी। तो जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि यह विभाजन के उपरांत साइडवर्डली है, एक दूसरे के सीधे नहीं है, जैसा कि सिलेंड्रेट आदि में पाया जाता है। अंडों के ऊपर काइटिन का कवच होता है। जो निषेचित अंडे हैं वो दृढ़ और संकुचित आकार के दिखाई देते हैं। अनिषेचित अंडे के ऊपर प्रोटीन की वलय बनी रहती है, तो ये इसकी सतह अधिक झुर्रीदार और फूली हुई रहती है, जिसे मैमिलिएटेड एग्स कहते हैं। जीवन चक्र इनका काफ़ी जटिल है, क्योंकि इनको दूसरा परपोषी मिलना कठिन रहता है। तो ये हुए इसके सामान्य लक्षण। अब हम आगे जो हैं अपने लैब में जो स्पेसिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे और जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहला है हमारे पास हुकवर्म। हुकवर्म का वैज्ञानिक नाम है एनकाइलोस्टोमा। तो एनकाइलोस्टोमा या जो कॉमन हुकवर्म है, ये हमारे पास लैब में इसका प्लास्टिक एम्बेडेड जो स्पेसिमेन है वो उपस्थित है। जो आप जब लैब में आएंगे तो आपको ये मिलेगा और वास्तव में इसका जो स्लाइड के फॉर्म में है वो इस प्रकार सा रहता है, बहुत ही सूक्ष्म है। जो सामान्य लक्षण है बहुत छोटा है, 8 से 11 मिलीमीटर के करीब छोटा यह कृमि है
संघ जैसा हमने कहा कि एस्केलमेंथ या निमेटोडा, वर्ग फेजमेडिया, फेजमेडिया जिसमें फेजमेट्स जो हैं पश्च भाग में इसके संवेदी संरचनाएं हैं जो स्पर्श संवेदी होती हैं। ये सब लक्षण आपको फाइल में इनके लिखने हैं। जो अन्य लक्षण हैं जो अभी अपन ने जो चर्चा करी वही सब इसके आ जाएंगे। मानव आंत्र का परजीवी है, नर छोटा होता है 8 से 11 मिलीमीटर, किंतु मादा जो है वो 10 से 13 सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ा सा ये सेंटीमीटर होगा। मुख के चारों ओर बक्कल कैप्सूल पाया जाता है जो अभी आप चित्र में देखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो आपको डायग्राम जो बनाना है और इसके कमेंट्स डायग्राम में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है आपको, जो मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा है। यहाँ पर हमने राइट साइड में वर्गीकरण लिखा है छोटा, इसको जो है हमने बाउंड्री लाइन किया हुआ है। और आप इसको या तो वीडियो रोक कर इसकी जो है कमेंट्स लिख सकते हैं या अपने बुक की मदद से अपने कमेंट्स फाइल में ज़रूर लिखें। ये आपके पूर्व साथियों की ही फाइल है। दूसरा स्पेसिमेन जो हमें स्टडी करना है, इसको आपको थ्योरी में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। मानव के अंदर पाया जाने वाला सबसे कॉमन जो राउंड वर्म है वो यही है। हमारे लैब में जो स्पेसिमेन है वो इस प्रकार का है और इस चित्र में आप नर और मादा आसानी से पहचान सकते हैं। मोटा लंबा जो है वह क्या है, फीमेल, और जो मुड़ा हुआ पतला यह जो है यह क्या हुआ, मेल। तो इस प्रकार से इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आसानी से मिल जाता है। तो 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब यह जो है कृमि होते हैं, हमारे आंत्र में विकसित होते हैं। नर और मादा के अंतर आपको लिखने हैं, इनके बारे में जानकारी रखनी है। और जो सामान्य जीवन चक्र है कि जब इस कृमि के निषेचित अंडे मिट्टी में आते हैं तो मिट्टी में आने के बाद यह मिट्टी में विकसित होना प्रारंभ होते हैं। निषेचित अंडा है, मिट्टी में इसका विदलन प्रारंभ हुआ और विदलन प्रारंभ होने के बाद इसके अंदर फर्स्ट लार्वल स्टेज और सेकंड लार्वल स्टेज के अंडे किसी कारण से हमारे शरीर में आ जाएं, चाहे वो गंदे हाथों से हाथों में मिट्टी लगी हो या हम ऐसे फल सब्जी खाएं जो हमने प्रॉपरली धो नहीं रखी है, तो उससे हमारे शरीर में आ जाएंगे। फिर इनका लार्वा हमारे आंत्र में विकसित होता है, आंत्र से यह फिर रक्त के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, वहाँ पर इसके अन्य निर्मोचन थर्ड और फोर्थ मॉल्टिंग होती है। फिर यह पुनः हमारे आंत्र में आ जाता है, गले तक आकर फिर हम निगल लेते हैं, तो यह हमारे अंदर वापस जाकर फिर वयस्क में कायांतरित होता है। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र जो है वो चलेगा। ये आपको जो फाइल में इसका डायग्राम और कमेंट्स लिखने हैं। थर्ड इज़ ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, जैसे हम यहाँ अपने राजस्थान में नारू कृमि कहते हैं। यह बहुतायत में राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि भागों में पाया जाता है। हालांकि राजस्थान में अब इस समय विभिन्न प्रयासों से इस पर काफ़ी नियंत्रण और लगभग यह समाप्त कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही घिनौना प्रकार का वर्म है ये, दुखदाई वर्म है। जैसे आप देख रहे हैं मादा जो है जीव, ये त्वचा में अक्सर कमर के नीचे या पेट के नीचे के भागों से कहीं से भी बाहर निकलती है अपने यंग वंस को छोड़ने के लिए। आम तौर पे ये होता था कि जैसे आप इस जीवन चक्र में देख रहे हैं, यह मादा जो है पैर के पास तक आ गई, पैर के पास से उसने जो है पानी के अंदर अपने यंग वंस को, जुवेनाइल को, किशोर प्रावस्था को पानी में छोड़ दिया। अब इस पानी को गलती से पानी में रहने वाला एक कोपीपोड क्रस्टेशियन खा ले। ये बारीक बारीक जो आप देख रहे हैं पानी के अंदर ये इस प्रकार से होते हैं, वो गलती से इनको खा लेते हैं। अब इसके बाद यह लार्वा इनके अंदर थोड़ा विकसित होता है और उसके बाद अगर व्यक्ति पानी पी ले इस जगह का, जैसे पुराने समय में हुआ करता था, हमारे पास किसी प्रकार के छानने के या एक्वागार्ड या इस प्रकार के उपकरण नहीं होते थे, तो यह जो क्रस्टेशिया है जिसको हम कह रहे हैं साइक्लॉप्स, यह हमारे पेट में चला जाता था और इसके अंदर स्थित वो जो लार्वी थी वो विकसित होकर फिर
वापस से संक्रमण की शुरुआत कर देते थे। और जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये मादा जीव है, ये नर जीव है। और ये जो आपको चित्र बनाना है, इसके लक्षण फाइल के अंदर आप लिखेंगे, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस के अंदर है। फोर्थ है एंट्रोबियस, या जिसे आमतौर पर हम ऑक्सीयूरस या पिन वर्म, सीट वर्म, इस प्रकार के नाम देते हैं। यह भी एक प्रकार का बहुत ही दुखदाई जीव है जो छोटे बच्चों को विशेष रूप से परेशान करता है। इसके अंदर स्व संक्रमण, ऑटो इन्फेक्शन भी होता है। अंडे किसी भी माध्यम से एक बार शरीर में पहुंच गए, वो आंत्र में विकसित होते रहते हैं। फिर इसकी फीमेल जो है वो गुदा के समीप आकर अंडे दे देती है। अंडों की सतह पर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनकी वजह से खुजली या इस प्रकार की एक इरिटेशन जो है वहाँ होगा। और व्यक्ति जब खुजली करता है तो उसके नाखून में या इस प्रकार से वो अंडे आ जाते हैं जो वापस उसके मुंह में चले जाते हैं। तो पर्सनल हाइजीन, स्वयं को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रकार से इन संक्रमणों से बचा जा सकता है। जो नर और मादा के जो चित्र हैं आप समझ गए होंगे। नर कौन सा है, इसके अंदर जो मुड़ा हुआ है वह नर है, और जो सीधा है वो फीमेल है। तो इसके भी आप ये लक्षण लिखेंगे फाइल के अंदर। यह डायग्राम्स आपको बनाने हैं। फिर है हमारे पास वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसकी दूसरी प्रजाति है वुचेरेरिया मलाई या बुर्गई मलाई, जो सबसे पहला एक पैरासाइट है जो ढूंढा गया था मानव शरीर के अंदर, और बहुत ही खतरनाक एक रोग करता है जिसे हम फाइलेरियासिस या हाथी पाँव या फील पाँव नामक रोग कहते हैं। यह एक मच्छर से फैलता है। सामान्यतया जो है क्यूलेक्स जो फीमेल है वो इसका वाहक होती है। तो यह परजीवी हमारे लसिका वाहिनियों में विकसित होता है, लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर यह विकसित होता है। मच्छर के द्वारा जब रक्त और लसिका चूसा जाता है तो उसके अंदर जाकर जो है यह आगे का परिवर्धन करता है। तो जो माइक्रोफिलेरी है वो इसके रक्त के अंदर, मच्छर के अंदर पहुंच जाते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज वहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद यदि ये मच्छर हमारे को वापस से काटे तो वह माइक्रोफिलेरी जो उन अंडों से निकले हैं वो हमारे अंदर संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। यह क्रमशः लसिका वाहिनियों में पहुंच जाते हैं, सामान्यतया कमर के नीचे के भागों में, और वहाँ पर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देते हैं। तो लसिका एकत्रित होने लग जाता है और वो भाग फूलने लग जाता है। ये देख रहे हैं आप, क्यूलेक्स मच्छर हमारे शरीर पर बैठा रक्त पी रहा है, जिसकी वजह से उसका उदर इतना ज़्यादा फूल गया है। ये चित्र और कमेंट जो भी मैंने अभी आपको कहा है वो आपको बनाना है। यह चित्र जो है ये माइक्रोफिलेरी का है, जो कि इसका यंग वन या जुवेनाइल होता है। तो ये इसकी जो जीवन चक्र है जो आपको अध्ययन करना है, जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह मच्छर के काटने से मच्छर के अंदर पहुंचा, और यहाँ पर ये प्रथम लार्वल प्रावस्था, फिर इसके बाद ये तीसरी लार्वल प्रावस्था, और तीसरे लार्वल प्रावस्था में फिर ये हमें काटेगा तो हमारे में संक्रमण आगे प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया फाइलम एस्के हेलमिंथ के सामान्य लक्षण, और उससे संबंधित जो हमारे लैब वर्क है, लैब के अंदर आपको स्टडी करना था वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, फील पाव करने वाला जो रोग कारक जीव है, एंट्रोबियस या ऑक्सीयूरिस जिसे हमने पिनवर्म कहा, एनसाइलोस्टोमा या एनकाइलोस्टोमा जो हुकवर्म है, और थ्योरी के हिसाब से आपने एस्केरिस का भी परिचय लिया। सो थैंक यू, और फाइल वर्क निश्चित रूप से कंप्लीट करें।